एक पति अपने एक शराबी दोस्त को लेकर के साथ अपने घर आता है। घर आने के बाद पत्नी से कहता है कि एक अच्छी सी पनीर वाली सब्जी बना दो, ये लो पैसे और पनीर मंगा लो बाजार से। अब वह पनीर की सब्जी उसकी पत्नी बनाने लगती है और यह दोनों दोस्त घर के अंदर बैठकर शराब पीने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद यह पनीर की सब्जी वगैरह सब कुछ चट कर जाते हैं और शराब भी अब खत्म हो जाती है। तो जो पति था वह नशे में टुन्न होकर वहीं पर लुढ़क जाता है, लेकिन जो उसके साथ उसका दोस्त आया हुआ था वह खड़ा होता है और रसोई की तरफ जाता है जहां पर उसकी जो भाभी है यानी कि दोस्त की पत्नी है वह काम कर रही थी, और जा कर के उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों वह औरत थोड़ी सी खुददार थी, एकदम से उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, यहीं पर खाते और यहीं की थाली में छेद करते हो। लेकिन वह दोस्त अगले ही क्षण बोल पड़ता है, वह कहता है कि तुम्हारे पति ने एक सौदा किया था। दोस्तों यहाँ पर पत्नी जैसे ही इस सौदे के बारे में सुनती है तो उसका तो बिल्कुल खून का पानी बन जाता है। और फिर यहाँ पर इस घर के अंदर जो होता है बड़ा ही विचित्र सा लगने वाला यह प्रोग्राम है। पूरी जानकारी यहाँ पर जानेंगे तो जीवन के अंदर एक सीख देकर जाएगी ये घटना, एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा कर जाएगी कि जीवन के अंदर हमें किस तरह से उल्टे काम नहीं करने चाहिए। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी लूँगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। दोस्तों यह जो मेरी घटना है जो मैं लेकर आता हूँ यह हमारे जीवन के अंदर, गृहस्थी का जो जीवन होता है उसके अंदर बहुत कुछ सिखाने वाली होती है। आपको टाइटल और थंबनेल थोड़ा सा उल्टा सीधा लग सकता है, लेकिन कहानी अंदर से प्योर होती है बिल्कुल, और बहुत अच्छी इसके अंदर सीख होती है। थंबनेल टाइटल लगाने पड़ते हैं जिससे कि लोग इसके अंदर आएँ और देखें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के मंदसौर में। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक लोकेश नाम का लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 35 साल हो चुकी है। उसके साथ उसकी पत्नी है जिसका नाम मंजू है। मंजू की उम्र 30 साल है और इनका एक 5 साल का बेटा है। लोकेश के माँ बाप की पहले ही मौत हो चुकी थी। लोकेश का जो पिता था वह बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था। तो दोस्तों यहाँ पर लोकेश के पास उसका पिताजी बहुत सारी प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर मरा था। अब तो लोकेश बहुत ही अमीर था। उसकी शादी जब होती है तो शादी में लड़की वाले भी खूब काफ़ी दहेज देते हैं, क्योंकि इकलौता बच्चा था और उसकी बहुत बड़ी गांव के अंदर कोठी थी और बहुत अच्छा उसका मतलब रहन सहन का सिस्टम था। अब जब इसकी शादी हो जाती है, अब दोस्तों यहाँ पर शादी होने के बाद अभी तक तो यह खुश थे, लेकिन जब पैसा अपने हाथ में आ जाता है इसके में, क्योंकि जब तक पिता जिंदा था तब तक तो पिता के हाथ में था सब कुछ और पिता से इसको पैसे मांगने पड़ते थे। लेकिन अब जब पिता की मौत हो जाती है तो सारी प्रॉपर्टी इसके नाम और जो भी बैंक बैलेंस था वो सारा बैंक बैलेंस इसके नाम हो जाता है। अब तो दोस्तों पैसों को देख कर बिल्कुल बावला सा हो जाता है और ये एक नई कार खरीदता है, स्कॉर्पियो, नई गाड़ी। और स्कॉर्पियो में बैठ करके इधर उधर घूमना, बिना मतलब के इधर उधर चक्कर लगाना स्कॉर्पियो से। और उसके बाद इसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर गुड़ होता है वहाँ पर मक्खियाँ आ ही जाती हैं। लोगों को पता लग जाता है कि इसके पिता की तो मौत हो चुकी है, सारा पैसा सारी प्रॉपर्टी अब इसी के नाम पर होगी, तो क्यों ना इससे दोस्ती कर ली जाए और इससे शराब वगैरह पी जाए। अब तो दोस्त उससे कहने लगते हैं यार पार्टी दे दे, तेरी शादी हुई है। तो अब यह दोस्तों को पार्टी देने के लिए जाता है अपनी स्कॉर्पियो में बिठा करके। तो वह दोस्त जैसे शराब पीते हैं तो इससे भी कह देते हैं ये ले तू भी तो शराब पी ले, तू भी तो पार्टी का एंजॉयमेंट ले ले। लेकिन दोस्तों पहले तो ये मना करता है कि नहीं मैं पीता नहीं हूँ इस चीज़ को। तो अब वह सोच लेता है, जब यार दोस्त ज़्यादा जोर दबाव डालते हैं, कि वह पहले तो डरता था बाहर जाकर अगर कोई शराब पीकर घर में घुसेगा तो माँ बाबा डांटेंगे, मुंह से बदबू आएगी। लेकिन अब वह यही बात सोच जाता है कि घर पर ना माँ है ना बाबा है, पत्नी है, उसको तो मैं कह दूंगा कि आज मैं पार्टी करके आया हूँ। तो इसी बात को सोचने के बाद अब वह अपने मुंह से शराब लगा लेता है। अब तो दोस्तों एक दिन जब वह शराब पीता है तो वह जो यार दोस्त थे, जो 4-5 उसके साथ लगे हुए थे लफंगे, अब वह दूसरी छाक भी कहते हैं कि भाई आ जाओ पार्टी करते हैं। अब वह पहले तो यह कहता है कि अब रोज़ रोज़ पार्टी थोड़ी ही होगी, लेकिन यार दोस्त हैं दोस्तों, उससे हंसने मजाक करने में ही उसको अपने साथ ले जाते हैं और फिर जाकर फिर से शराब पी लेते हैं। अब तो यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था और ये जो लड़का था जिसका नाम होता है लोकेश, इसको भी बड़ा आनंद आने लगा था शराब वगैरह पीने में, अच्छा खाना खाने में। अब तो यह अपने बैंक बैलेंस को बिल्कुल पानी की तरह बहाने लगता है। वो इसके साथ अब तक तो 4 दोस्त थे, अब इसके कम से कम 8-10 दोस्त हो जाते हैं जो कि इसकी स्कॉर्पियो को फुल भर दिया करते थे जब एक साथ बैठा करते थे, मौज मस्ती लेते हुए घूमते हैं। अब जो लोकेश की पत्नी होती है जिसका नाम होता है मंजू, वह उसको खूब समझाती है कि तू ऐसा मत कर, ऐसे नहीं उड़ते हैं, यह प्रॉपर्टी हमारे बापूजी ने बहुत मेहनत से कमाई होगी जिसको तू ऐसे पानी की तरह बहा रहा है। तो वो एक कहावत है, कपूत के लिए तो कमाएं क्या और पूत के लिए जोड़ें क्या।
यानी कि अगर आपका बेटा कपूत है तो आप कितनी भी प्रॉपर्टी जोड़ लीजिए, उसके नाम कितनी भी प्रॉपर्टी कर दीजिए, कितने भी पैसे बैंक बैलेंस में डाल दीजिए, अगर वह कपूत है तो सारे पैसों को ऐसे ही चुटकियों में उड़ा देगा। और अगर आपका बेटा सपूत है तो उसके लिए आप 1 रुपया भी नहीं जोड़ोगे या इकट्ठा भी नहीं करोगे, कोई प्रॉपर्टी भी नाम नहीं करोगे, तब भी वह अपने बलबूते पर जग में नाम रोशन करके जाएगा। तो ये कहावतें बुजुर्गों की बहुत ही सही होती हैं दोस्तों। अब यहाँ पर यह कपूत बन चुका था, अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर के शराब के नशे में और मौज मस्ती में और लड़कीबाजी भी करने लगा। क्योंकि जो यार दोस्त होते हैं नई नई अकल बताते हैं कि चलो वहाँ पर चलते हैं, बड़े मज़े ही मज़े हैं। पत्नी की बात मानता नहीं है। पत्नी ने अपने पापा को बुलाया, कोशिश करी कि इसको समझा जाए। पत्नी का पिता आता है, उसका भाई भी आता है, खूब समझाते हैं, लेकिन यह मानता ही नहीं है, अपनी अपनी करता है। इसी तरह से चलते चलते दोस्तों अब इनको एक बेटा भी हो जाता है। तो जो इसकी पत्नी मंजू होती है अपने बेटे को संभालने में, उसकी देखभाल करने में अपना समय गुजारती, ज़्यादातर इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया करती। गांव के सारे लोग इसकी तरफ देखकर मुंह चढ़ाते हैं, मतलब एक तरह से कहते हैं कि अब बस गया ये काम से। और दोस्तों बात भी सही थी। धीरे धीरे इसी तरह से रूटीन में 10 साल गुजर जाते हैं। 10 साल में जब भी इसका बैलेंस खत्म हुआ था शुरुआत में, तो इसके दोस्तों ने कहा कि तेरी प्रॉपर्टी इतनी है, 1 किले को निकाल दे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो पहला किला निकाल दिया। उसके जो पैसे आए उनको शराब में पी गया, महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में। उसके बाद फिर दोस्तों ने कहा कि एक और निकाल दे, इसी तरह से 1 प्लॉट निकाल दे। इसी तरह से दोस्तों अब इसने पैसे तो सारे ख़त्म कर ही दिए थे पहले ही। और अब जो ज़मीन जायदाद थी इसकी गाँव के अंदर बहुत ही करोड़ों में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, कई किले थे, कई प्लॉट थे, बहुत सारी ज़मीन पड़ी थी। वो सारी ज़मीन 10 साल के अंदर अंदर इसने बट्टे खाते लगा दी, यानी कि सारी ज़मीन बेच दी। अब जब इसके पास कुछ भी नहीं बचता है तो इसके जो यार दोस्त होते हैं ना, जो रात दिन 10 साल से इसके साथ लगे हुए घूम रहे थे, जो हर बात पर ये कहते थे कि हम तेरे भाई हैं, तेरे लिए जान दे देंगे, वो यार दोस्त इससे दूर होने लगते हैं। अब इसको शराब पीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो अब इसकी ऐसी हालत हो जाती है कि इसकी जेब में एक अद्धा पौवा शराब का खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं। स्कॉर्पियो भी बिक जाती है और स्कॉर्पियो को भी बेच करके यह शराब पी जाता है। बस इसके पास गांव के अंदर जो बंगला था वही बचा था और बंगले की दीवारें खड़ी हुई थी बस, लेकिन बंगले के अंदर कुछ नहीं था, ना पैसा था, ना ही उसके अंदर इंसान बसता था। वो तो अब बिल्कुल शराबी कबाबी हो चुका था। अब दोस्तों यह अपने दोस्तों के पास जाता है कि यार मैंने तुम्हें 10 साल तक शराब पिलाई है, तुम मुझे शराब नहीं पिला सकते। लेकिन दोस्तों कोई भी दोस्त इसके आड़ी नहीं आता है, सब लोग इससे दूर दूर भागने लगते हैं। जिस भी दोस्त के घर पर जाता है, उसको बुलाने के लिए जाता, तो वह छुप जाया करता है इसको देख करके, क्योंकि ये शराब के लिए पैसे मांगेगा और इसके साथ कौन शराब पिएगा। क्योंकि दोस्तों वह रात भर तक शराब पिया करता, इतना पैसा खर्च किया करता था, पूरी रात पूरा दिन शराब के नशे में निकल जाया करते। अब तो दोस्त यार दूर होने लगते हैं, तो अब वह एक तरीका अपनाता है, वह पन्नी वगैरह बीनने लगता है। जो कूड़ा करकट में से पन्नी या फिर कबाड़ उठाते हैं, बोरी में भरते हैं, ऐसे बीन बीन के वह शराब पीने लगता है दोस्तों। लेकिन उससे गुजारा उसका नहीं हो रहा था। अब एक दिन वह अपने एक दोस्त से मिलता है। पहले तो वह दोस्त उसको देखकर भाग रहा था, लेकिन जब यह उसके पीछे पड़ता है तो वह वापस आता है और उससे कहता है कि यार मैंने बहुत दिन हो गए हैं शराब पेट भरकर नहीं पी है, पन्नी बीनता हूँ, कबाड़ बीनता हूँ, इससे इतने पैसे इकट्ठे हो ही नहीं पाते हैं जो अच्छी तरह से शराब पी पाऊँ। दोस्तों अब वह अपने दोस्त से कहता है कि यार मुझे कुछ पैसे दे दे, मुझे शराब पीनी है। लेकिन यहाँ पर वह जो दोस्त होता है, जो 10 साल से इसी के खर्चे पर चल रहा था, इसी के सारे पैसों को उड़ा रहा था, इसी के साथ शराब पीता, इसी के साथ खाना खाता और लड़कीबाजी भी इसी के पैसों से करता, दोस्तों वह अब कह देता है कि एक शर्त तो है, मैं तुम्हें शराब पिला दूंगा और झिक के पिला दूंगा, मतलब पेट भर के, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी पत्नी को मुझे एक रात के लिए सौंपना होगा। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद वह उसके ऊपर झल्लाकर पड़ता है, जो लोकेश होता है अपने दोस्त के ऊपर। यार तूने कमाल कर दिया, मैंने तुम्हें 10 साल तक शराब पिलाई है और तू मेरी पत्नी को बदले में मांग रहा है सिर्फ एक दिन की शराब के ऊपर। मैंने तो कभी ऐसी डिमांड नहीं की थी तुम लोगों से कि तुम ऐसा करो वैसा करो तब तुम्हें शराब पिलाऊंगा। लेकिन जो दोस्त होता है वह कह देता है कि मेरी तो यही इच्छा है, तुम्हें पीनी है तो बताओ, नहीं तो मैं चला अपने घर। अब दोस्तों वह वहाँ से चलने लगता है। अब जो शराबी होते हैं तो उनकी जो नस नाड़ियाँ हैं ना वो उबाल मारती हैं, उनको चाहिए ही चाहिए जब समय हो जाता है। अब जैसे ही ये दोस्त जाने लगता है उसको छोड़ करके, तो ये फिर से उसको पकड़ लेता है कि रुक तो सही, रुक, तो तू ऐसा करना, हम शराब मेरे घर में पिएंगे और शराब पीने के बाद जब मुझे नशा हो जाएगा तो उसके बाद तू वहीं पर जो कुछ करना है वहीं पर कर लेना।
अब यह बहुत बड़ा संदेश, यह बहुत बड़ा सिग्नल था दोस्तों। उसके बाद तो यहाँ पर उसका दोस्त इसके साथ शराब की बोतल लेकर के इसके घर पर चला जाता है और वहाँ जाने के बाद शाही पनीर की सब्जी बनवाई जाती है। जो दोस्त होता है वह पैसे देता है। सब्जी खाने के बाद, शराब पीने के बाद जो लोकेश होता है वह नशे में धुत होकर वहीं पर टुन्न हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसने पेट भर करके शराब पी थी, क्योंकि कबाड़ा बीनने से इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते थे जिनसे वह पेट भर के शराब पी सकता हो। जैसे वह लुढ़क जाता है, उसके बाद दोस्तों सौदा जो हुआ था उन दोनों के बीच में, वह रसोई में जा करके अपने दोस्त लोकेश की पत्नी, जिसका नाम होता है मंजू, उसका हाथ पकड़ लेता है। मंजू अपना हाथ झटक देती है और कहती है तुझे शर्म नहीं आ रही, जिस दोस्त के यहाँ पर आकर तू शराब पी रहा है उसी की पत्नी के ऊपर गंदी नज़र रख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर वह कहता है कि हम दोनों के बीच में एक सौदा हुआ था। पत्नी पूछती है कैसा सौदा हुआ था? सौदा ये हुआ था कि मैं इसे शराब पिलाऊंगा और बदले में तुम्हारे साथ रात भर संबंध बनाऊंगा। दोस्तों अब पत्नी जो होती है मंजू, वो भड़क जाती है और कहती है कितने पैसे हो गए तुम्हारे? तो वह अपने पैसे बताता है। तो इतने पैसे मंजू अपने अंदर से, घर से अंदर से निकाल कर लाती है और उसके मुंह पर मार देती है और कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, तुमने मुझे सस्ते में समझ लिया क्या? उसके बाद दोस्तों मंजू बैठी बैठी रोने लगती है और पूरी रात गुजर जाती है रोते रोते। जैसे सुबह होती है वह एक बहुत बड़ा डिसीजन लेती है। वह अपने पापा के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि पापा यहाँ पर आ जाओ तुम, यहाँ पर बहुत बड़ा मामला हो चुका है। उसका पापा उसके पास आता है और फिर जैसे उसका पापा और उसका भाई आते हैं तो सारी कहानी अपने पापा और अपने भाई को बता देती है कि ये इतना बड़ा शराबी हो चुका है, इसने मुझे ही बेच दिया अपने दोस्त को शराब के बदले में, और एक टाइम की शराब के बदले में। मैं इतनी सस्ती हूँ क्या इसके यहाँ पर रह रही हूँ? मेरा कौन सा यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है जब इसने सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया? कुछ है ही नहीं यहाँ पर। मैं यहाँ पर करूँगी क्या इस शराबी के साथ, क्योंकि ये तो न जाने किसी को भी घर में उठा ला सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों उसका पापा उस मंजू को अपने साथ ले जाता है। अब घर के अंदर यह शराबी लोकेश अकेला रह जाता है। अब तो यहाँ पर इसको शराब पीने की फिर से तलब लगती है, इधर उधर जाता है लेकिन कहीं भी कोई जुगाड़ नहीं बनता है। तो यह अपने उस पूरी कोठी को, जो बंगला था, जो बहुत ही पैसों से बना था, बड़ी मेहनत से, बड़े सस्ते में ही उसको बेच देता है और ख़रीदने वाले सस्ते में लेने के लिए तैयार रहते हैं दोस्तों। अब उसको बेच देता है और बेचने के बाद उसका जो अगले वाला कमरा था उसको रख लेता है कि भाई इसमें मैं रहा करूँगा। बंगले के सामने एक कमरा बना हुआ था, जैसे मानो चौकीदार का हो कोई, इस तरह का रख देते हैं। तो उसमें यह लेटा रहता है और उस दिन इसके पास खूब सारे पैसे थे। अब उन पैसों से यह खूब सारी दारू खरीद कर लाता है और अकेला ही होता है, क्योंकि अब की बार इसको अकल आ चुकी थी कि कोई दोस्त किसी का नहीं है। सारी दारू अकेला लाकर अपने कमरे में रख लेता है और रात भर दारू पीता है। दोस्तों रात भर दारू पीने के बाद कमरे के सामने, यानी कि रास्ते के बगल में, जो कमरे के सामने एक चौंतरी सी बनी होती है ना, जो ऊंची ऊंची सी चौंतरी होती है, उस पर अपनी चारपाई बिछा करके बाहर सो जाता है। रात भर सोता है, शराब पीने के बाद खूब गहरी नींद में सो जाता है। सुबह होती है तो आस पड़ोस के लोग जो वहाँ से गुजर रहे थे वह यही कहते हैं कि शराब पी होगी, रात भर नशे में पड़ा हुआ है। लेकिन एक ही पोजीशन में वह सुबह से लेकर दोपहर तक पड़ा हुआ था। तो किसी ने इस बात को नोटिस किया और सोचा कि क्या हो गया, ये तो करवट भी नहीं बदल रहा है। तो उसके पास जा करके गांव के 2-4 लोग उसको हिलाते डुलाते हैं, लेकिन दोस्तों उसकी सांसें निकल चुकी थी, उसकी नाड़ी नवज बिल्कुल बंद पड़ चुकी थी। अब तो यहाँ पर गांव में पता लग जाता है कि इसकी मौत हो चुकी है। दोस्तों गांव में कोई शोक नहीं मनाता, सब लोग यही कहते थे कि अच्छा हुआ मर गया, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, जो शराब के ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट मरने पर भी नहीं होती है दोस्तों। तो बहुत बुरी चीज़ है ये लत लगना। उसके बाद क्या होता है, उसकी पत्नी के पास फ़ोन किया जाता है। तो पत्नी एक रीति रिवाज के तहत, मतलब सोच करके कि भाई वो मर तो गया है, उसके अंतिम संस्कार के लिए घर पर आती है और पत्नी का पिता भी आता है, उसका भाई भी आता है और गांव के 2-4 लोग इकट्ठे होकर के उसका अंतिम संस्कार क्रिया से करते हैं। उसके बाद पत्नी अपने मायके चली जाती है, वहीं पर रहने लगती है। दोस्तों यहाँ पर जो उसके अकाउंट में पैसे थे वो पत्नी के नाम ट्रांसफ़र हो चुके थे, क्योंकि एक रात में वो पूरे बंगले को बेच करके जो पैसे इकट्ठे हुए थे, सबकी दारू तो नहीं पी सकता, वो पैसे पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब उन पैसों के दम पर अपने बच्चे को वह पालने लगती है। धीरे धीरे समय गुजर जाता है। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी मायके में रह रही थी, तो मायके के कुछ लोग भी उसकी तरफ नजरें उठाने लगते हैं, क्योंकि वह विधवा हो चुकी थी। तो लोग सोचते थे कि इसकी शरीर की कुछ इच्छाएं होंगी, काश हमारे साथ पूरी कर ले। इस तरह का माहौल अब यहाँ पर बनने लगता है। तो वह जो मंजू होती है अपने पिता से कहती है कि बाबूजी मुझसे यहाँ पर रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि लोग उल्टी सीधी नज़रों से देखते हैं और न जाने औरतें इस गाँव की क्या क्या बातें बनाती है मेरे बारे में। दोस्तों जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका फिर होता ही नहीं है कोई।
उसके बारे में न जाने कैसी कैसी लोग बातें बनाते हैं। अब तो यहाँ पर ये परेशान थी, लेकिन करे भी तो करे क्या, लड़की थी, औरत थी, कहीं बाहर भी जाकर नहीं रह सकती थी अकेली, और ज़्यादा बदनामी होती। एक दिन की बात है, इसका बेटा बीमार हो जाता है। बेटे को ले जाकर, उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, उसको एक हॉस्पिटल में ले जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है कि मेरे बेटे को बचा लो। तो उस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर होता है, वह डॉक्टर इसके बेटे का इलाज करता है। उस डॉक्टर का नाम होता है विवेक। वह इसके बेटे का इलाज करता है और इसको तसल्ली देता है कि आपके बेटे को मैं बचा लूंगा। दोस्तों, जो लड़की थी मंजू, ये देखने में इतनी सुंदर थी कि मानो ऐसा लगता था कि 32 साल की उम्र में भी मानो इसकी शादी हुई ही ना हो। तो जो डॉक्टर होता वह भी बिल्कुल बहुत सुंदर था, गोरा चिट्टा था, बिल्कुल पढ़ा लिखा था। अब दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर का आपको पता है शादी बहुत लेट करते हैं, तो वो भी तकरीबन 30-32 साल का ही था। तो अब यहाँ पर उसके बेटे की जान वह बचा देता है, अच्छा ट्रीटमेंट करता है, लेकिन वह इलाज तकरीबन 10 दिन तक चलता है। 10 दिन तक मंजू जैसे हॉस्पिटल में जाती है तो अब उस डॉक्टर से इसकी नज़रें मिल जाती हैं। डॉक्टर भी इसके प्रति आकर्षित हो जाता है। डॉक्टर सीधा इंसान था। अब मंजू को वह जो प्रपोज करता है, लेकिन मंजू को डॉक्टर अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वह ज़माने से भी वाकिफ़ थी कि कहीं कोई उसका फ़ायदा ना उठा ले। मंजू उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे संबंध थोड़े बना सकती हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करो तो देखा जाएगा एक बार। तो डॉक्टर उससे कसम देता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, अभी तक मेरी शादी हुई नहीं है। मंजू कहती है कि अगर मेरे साथ शादी करोगे तो मेरे बेटे को भी अपनाना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है मैं बिल्कुल तुम्हारे बेटे को अपने बेटे के जैसा प्यार दूंगा। दोस्तों, अब यहाँ पर इन दोनों के प्रेम प्रसंग चल जाते हैं और अब ये दोनों संबंध बना लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने वादा जो किया था। अब तो यहाँ पर इस लड़की के पेट में 3 महीने का बच्चा रह जाता है उस डॉक्टर का। अब जैसे ही बच्चा रह जाता है तो लड़की कहती है मंजू कि अब तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी ही होगी, वरना लोग ताने मारेंगे कि ये बच्चा किसका है। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे शादी करूंगा। उसके बाद डॉक्टर अपने घर पर जाता है, माँ बाप को बताता है कि एक विधवा औरत है, मुझे उससे प्यार हो गया है और उसके पेट में बच्चा भी है और उसका अपना भी एक बच्चा है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, कोई भी पढ़ा लिखा डॉक्टर अगर इस बात को जाकर अपने माँ बाप के सामने कहेगा तो माँ बाप तो उछल जाएंगे, उनको तो ये बात बढ़िया लगेगी नहीं। माँ बाप कहते हैं तू पागल तो नहीं हो गया, तेरी शादी तो हम बहुत ऊंचे घराने में करेंगे, पढ़ा लिखा है, तू डॉक्टर है, कोई दुल्हन आएगी, अच्छा देन दहेज लाएगी, विधवा के साथ क्या करेगा तू। लेकिन डॉक्टर कहता है नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ। घर के बिल्कुल मना कर देते हैं, कितना भी वह डॉक्टर कहता है। उसके बाद आकर के वह मंजू को बताता है कि मेरे घर वाले तो राजी है नहीं। तो मंजू घबरा जाती है, कहती है अब मैं क्या करूँगी। डॉक्टर कहता है तुम घबराओ मत, मैंने जो वादा किया उसको निभाऊंगा। देखो, मैं कमाने वाला मैं हूँ, जो भी पैसे कमाता हूँ मैं ही कमाता हूँ, मैं ही घर में भेजता हूँ, तो मैं क्या अपना घर नहीं बसा सकता हूँ। तो वह उसको मंदिर ले जाता है, मंदिर में शादी करता है और अपना अलग से एक घर लेकर उसमें दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। उस बेटे को भी वह अपने बेटे की तरह अपना लेता है और कुछ दिनों के बाद एक बेटी पैदा होती है मंजू को। अब मंजू के 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बेटी और एक बेटा, और वह आराम से अपना घर बसा लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस लड़की जो मंजू है, इसकी ज़िंदगी में इतने उल्हार झलाव आए, यानी कि इतनी लहरों से इसका जीवन गुजरा। वो एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, हिम्मत जीवन के अंदर कभी भी नहीं हारनी चाहिए। चाहे जीवन के अंदर कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, लेकिन एक ना एक उम्मीद की किरण आप लोगों को, हम लोगों को रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी कि मैं इस गंदे जीवन से उभर पाऊंगा, या फिर इन परिस्थितियों से जो कि मेरे ऊपर हावी हैं इनसे निकल पाऊंगा। तो जीवन में कितना भी बुरा समय और दौर आ जाए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऊपर वाले का न जाने कौन सा प्लान है, कहाँ पर क्या करवाने की सोच रहा है। अगर उससे पहले ही हम हिम्मत हार जाएं और कोई गलत कदम उठा लें तो बहुत बुरा होता है दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और बड़ी मुश्किल से इंसान का जन्म मिलता है, तो उसका भरपूर आनंद लेना चाहिए। ठीक है, दुख अगर ऊपर वाला दे रहा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे चलकर सुख की व्यवस्था भी उसने कर रखी होगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि ना तो हमेशा दुख रहता है और ना ही हमेशा सुख रहता है, ना ही हमेशा रात रहती है, रात के बाद सवेरा आता है, और ना ही हमेशा दिन रहता है, क्योंकि दिन के बाद रात आती है। तो जीवन लहरों की तरह होता है, हमेशा समतल नहीं रहता। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि अब तो जीवन में दुख आ गया और ज़िंदगी भर रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दुख आया है तो सुख भी आएगा, यह प्रकृति का नियम है। तो हिम्मत ना हारें और उस समय तक का वेट करें जब आपका सुख होगा। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी मैं लेना चाहता हूं दोस्तों। हमारे साथ हैं शाहिद अनवर भाई हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब मेरा नाम नहीं लेते हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, मोतिहारी जिला का, मेरा नाम शाहिद अनवर है, मेरा भी नाम दीजिए, मैं अपना नाम का इंतजार कर रहा हूं। शायद आपने कोई कमेंट किया होगा तो पुराने वीडियोज़ में कर दिया होगा, और पुराने वीडियोज़ को मैं देख नहीं पाता हूँ क्योंकि वहाँ पर
हज़ारों में लाखों में कमेंट और व्यूज़ होते हैं। तो मैं पिछले 2 वीडियो देखता हूँ, जब भी यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ तो अब से पीछे जो वीडियो मैंने दो डाले हैं उन वीडियोज़ के कमेंट लेता हूँ। तो आप लास्ट के वीडियोज़ में ज़्यादा कमेंट किया करें, अगर यहाँ पर नाम का आप कहना चाहते हैं कि नाम लिया करें। तो उसके बाद हमारे साथ हैं कैलाश चौधरी जी। सविता ने गलत कार्य नहीं करना चाहिए था सविता को, और फंसने के बाद अकेली हॉस्पिटल चली जाती। कैलाश चौधरी, कल्याण महाराष्ट्र, जो कि वीडियो के बारे में कह रहे हैं। सूर्य प्रकाश मिश्रा हमारे भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं। भाई का हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्नेह है और मैं यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि इनका परिवार खुश रहे, ये खुश रहें, इनकी पत्नी खुश रहे, बच्चे खुश रहें। कह रहे हैं कि सर जी सविता ने बहुत ही गंदी हरकत की। इस युग में रिश्ते क्या से क्या होते जा रहे हैं। ससुर और पिता में कोई फर्क नहीं होता है। यदि ससुर भी थोड़ा समझदारी से काम लेता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ये बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है और बदनामी के साथ मौत भी हो गई। रुदौली अयोध्या से हूँ और पत्नी का नाम सिका है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी। फतेहवीर सिंह हमारे भाई हैं जो कि लगातार कमेंट करते हैं, जब एक अकेली औरत घर पर रहेगी तो ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल फतेहवीर जी, ये मैं बार बार कहता हूँ, औरत, पैसा और मिठाई अकेले में छोड़ोगे तो कोई ना कोई चट कर जाएगा। राजा हुसैन हमारे भाई हैं जो कि बहुत बढ़िया स्टोरी है कह रहे हैं। लाल सिंह हमारे भाई, वेरी गुड स्टोरी, बहुत सुंदर। अजय कुमार श्रीवास्तव हमारे भाई कह रहे हैं कि मेरा भी नाम ले लीजिए प्लीज़। अजय कुमार जी, मैंने आपका नाम लिया है, आपने कमेंट किया तो वो मुझे मिला है। और आप खुश रहें, हमें हमेशा इसी तरह से कमेंट करते रहें। रघुवंशी हमारे भाई कमेंट कर रहे हैं। संजीव कुमार हमारे भाई नेपाल से कमेंट करते हैं। और मोहम्मद अनवर हमारे भाई हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि आपने मेरा नाम लिया, शुक्रिया, मुझे यकीन नहीं था। जी मोहम्मद अनवर जी, यकीन क्यों नहीं था, मैं आपका ही भाई बंधु हूँ, आपकी ही तरह हूँ, और यकीन इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप कमेंट करोगे, मैं सबका कमेंट लूँगा, आपका भी लूँगा। तो आप खुश रहें हमेशा और इसी तरह से कमेंट करते रहें। राम गोसाई हमारे भाई जो कि वीडियोज़ पर कमेंट करते रहते हैं। परियाल गुरारो हैं। राजा हुसैन हमारे भाई कमेंट करते हैं, कह रहे हैं कि ऐसी कहानी सुन के बहुत दुख होता है, क्योंकि जिनके लिए वो आदमी दिन रात काम करता है और उसकी वाइफ उसी की वाइफ पीछे से ऐसा काम करती है, तो बहुत दुख, बिल्कुल सही बात है, दुख तो होता है राजा भाई। और क्योंकि इंसान जीवन में जो मर्द होता है, मर्द की बताता हूँ मैं, रात दिन भागता रहता है, कोई कहीं ड्यूटी कर रहा है, कोई कहीं मजदूरी कर रहा है, कोई किसी मशीन को चला रहा है, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई नौकरी पर जाता है, कोई बिजनेस करता है। बीवी बच्चों के लिए तो करते हैं, अपना पेट इतना बड़ा तो नहीं है कि भाई इतने बड़े बड़े काम किए जाएं। बीवी बच्चों के लिए, बीवी के भरण पोषण के लिए और बच्चों के लिए प्रॉपर्टी हो जाए काफ़ी, जिससे कि उसका बच्चा, उनके बच्चे जो नाम रोशन करें, तो बीवी बच्चों के लिए करते हैं। नहीं, अकेला पेट इतना बड़ा थोड़ी होता है, लेकिन फिर भी बीवी बच्चे अगर ऐसा काम कर जाएँ तो बहुत दुख होता है। उसके बाद हमारे साथ परियाल गुड़ारा दोबारा से नरेंद्र तिवारी हमारे भाई जो कह रहे हैं कि मैं मुंबई से हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। मुकेश कुमार फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तम कुमार हमारे भाई, मैं आपके वीडियो उन्नाव से देखता हूं, अच्छी लगती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम कुमार जी। और उसके बाद रामपाल हमारे भाई जो कि वीडियोज़ पर लगातार कई कमेंट करते हैं, भाई का दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथ नईम अहमद भाई हैं जो कि फिलहाल कमेंट इन्होंने 2 वीडियो में नहीं किया है। संजीव कुमार हैं, सुजीत कुमार हैं। संजीव कुमार नेपाल से हैं, सुजीत कुमार इंडिया से हैं। और जेएस पांडे हमारे भाई जिन्होंने आज इस वीडियो में कमेंट नहीं किया है, पिछले 2 वीडियोज़ में, तो आप भी कमेंट करिएगा। और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा दोस्तों। और हमारे वीडियोस को लगातार देखा करें और इनसे मेन उद्देश्य ये समझा करें कि इस कहानी का लास्ट में निचोड़ क्या निकल रहा है, उस निचोड़ को अपने जीवन में यूज़ किया करें। जो इस कहानी से, इस घटना से, जो भी घटना घटित होती है उससे जो शिक्षा मिलती है उसको जीवन में अप्लाई करें तो बहुत ही बेहतर होगा दोस्तों। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियों के कारण घर बर्बाद होते हैं। अगर इन घटनाओं को देखने के बाद हमारे मन में किसी बात की समझ आ जाए कि भाई ऐसी गलती मुझे नहीं करनी है, तो हमारा जीवन सुधर सकता है। बहुत सारे लोग हैं, किसी को प्रेमिका धोखा दे जाती है या किसी का प्रेमी धोखा दे जाता है तो उसके बाद वे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें, बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है, किसी एक इंसान के लिए जीवन को खराब नहीं किया जा सकता। इतनी औकात नहीं है किसी इंसान की हमारे जीवन में कि हम उसके लिए अपना जीवन खराब कर दें। बहुत कीमती जीवन है, बहुत ही अनमोल जीवन है, पूरा जी के जाएंगे, ईंट से ईंट लड़ा कर जाएंगे। क्यों मरें किसी के लिए, क्यों अपने जीवन को खोएं। तो थोड़ी सी समझ रखना बहुत ज़रूरी है। अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।